हेलो स्टूडेंट्स, तो आज पढ़ लेते हैं बीएससी 6 सेमेस्टर फिजिक्स का एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक सेमी इंपायरिकल फॉर्मूला फॉर वाइंडिंग एनर्जी, यानी कि बंधन ऊर्जा के लिए अर्धमूलानुपाती सूत्र का निगमन आप कैसे करोगे। आज सब कुछ इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं। एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, छोड़ना बिल्कुल नहीं है। यूनिट 6 न्यूक्लियर मॉडल्स एंड न्यूक्लियर रिएक्शंस एंड पेपर का नाम तो आपको याद है ही, पेपर फर्स्ट है सॉलिड स्टेट एंड न्यूक्लियर फिजिक्स। चलिए फिर मैं स्टार्ट करवा देता हूँ एक मोस्टली इंपॉर्टेंट टॉपिक सेमी। ओके सर, ओके। सेमी इंपायरिकल, अगर मोस्ट नहीं होता छोड़ देता, ठीक है। सेमी इंपायरिकल फॉर्मूला, ओके सर, ओके ओके ओके। किसके लिए? इसका नाम भी तो होगा कुछ ना कुछ, फॉर वाइंडिंग एनर्जी। ओके ओके, फॉर वाइंडिंग एनर्जी, ठीक है। अच्छा, एक नाम और होता है इसका एक नाम और होता है, और वो कौन सा होता है? बेथे-बीचकर मास फॉर्मूला। बेथे-बीचकर मास फॉर्मूला किसी भी नाम से ये पेपर में आ जाता है, इसलिए करवा रहा हूँ, वरना छोड़ देता। चलिए, अब आपको 5 एनर्जी टर्म पढ़ने पड़ेंगे आपको इसमें, और उन सबको जोड़ के हम सेमी इंपायरिकल फॉर्मूला वाइंडिंग एनर्जी का फाइंड कर लेंगे। तो पहला जो होता है ना, पहला जो होता है वो होता है वॉल्यूम एनर्जी टर्म, ठीक है। पहला कौन सा है हमारा? वॉल्यूम एनर्जी, हाँ सर, वॉल्यूम एनर्जी टर्म। ओके ओके सर, वॉल्यूम एनर्जी टर्म तो आपको बहुत समय से आप पढ़ते आ रहे हैं कि जो नाभिक का आयतन होता है वो मास नंबर के, यानी कि द्रव्यमान संख्या के अनुक्रमानुपाती होता है ना। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे ये लिख दूंगा क्योंकि टॉपिक बड़ा होने वाला है, रुकने का टाइम है नहीं, ठीक है। नाभिक का जो आयतन होता है, नाभिक का आयतन जो होता है वो हमेशा मास नंबर के, किसके? मास नंबर के, यानी कि द्रव्यमान संख्या के, मास नंबर के कैसा होता है? अनुक्रमानुपाती होता है, जिसको आप समानुपाती बोलते हो, अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक है। अनुक्रमानुपाती होता है, ओके सर, अनुक्रमानुपाती होता है। किस टाइप से? चलो, मैंने आयतन ले लिया, नाभिक का जो आयतन होता है, नाभिक का आयतन मतलब सिंपल सी बात है, आयतन ऊर्जा हो जाएगी हमारी ई भी, ठीक है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ठीक है। ओके ओके, मास नंबर कितना हो जाएगा मेरे पास? ए हो जाएगा, ए तो हो जाएगा। अच्छा ठीक है, तो ई भी जो आ जाएगी एनर्जी हमारी, यानी कि जो वॉल्यूम एनर्जी आएगी ई बी की वैल्यू, वो क्या आ जाएगी? जो ए है ना हमारा ये वाला, देख लो जब आप समानुपाती का चिन्ह तो मेरे पास क्या आएगा? एक कोस्टेंट आ जाएगा, ए वन आ जाएगा, ठीक है। ये मेरे पास पहली एनर्जी आ गई, यानी कि इसे बोलते हैं वॉल्यूम एनर्जी टर्म। ये पहली एनर्जी मेरे पास क्या हो गई? यहाँ पर फाइंड हो गई। आप चाह रहे हो तो डायरेक्टली ऐसे कर सकते हो, 4/3 पाई आर क्यू, ठीक है। आयतन होता है समानुपाती किसके? ए के। बहुत लंबी कहानी पड़ जाती है। तो एनर्जी टर्म जो है ना हमारा, वो यहाँ पर इतना आ जाता है, ई बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई ए, और ई बी इक्वल टू A1 ए, हमारा ये आता है, ठीक है। चलिए आप आगे देखते हैं। सेकेंड नंबर जो आता है ना, वो आता है सरफेस एनर्जी टर्म। सरफेस एनर्जी टर्म, सही है सर, सरफेस एनर्जी टर्म आ जाता है हमारा। सर ये सरफेस एनर्जी टर्म क्या होता है? अब आप इसके बारे में बता दो। भाई, ये सरफेस एनर्जी टर्म क्या होता है? अरे यार, सरफेस एनर्जी टर्म ये भी देख लेते हैं। तो देखो, ज़्यादा नहीं, कुछ पॉइंट बताऊंगा, ध्यान देना। नाभिक का सरफेस एरिया बढ़ने पर, ठीक है, अधिक सरफेस एनर्जी जनरेट होती है, जिससे बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है? कम हो जाती है। यानी कि नाभिक का, ठीक है, सरफेस एरिया बढ़ने पर, नाभिक का कौन सा एरिया? सरफेस एरिया, ठीक है। नाभिक का सरफेस एरिया क्या होने पर? बढ़ने पर, ठीक है, बढ़ने पर अधिक सरफेस एनर्जी, अधिक सरफेस एनर्जी क्या होती है? उत्पन्न होती है, उत्पन्न होती है। जब यार अधिक सरफेस एनर्जी उत्पन्न होती है, जिससे क्या होता है? जिससे वाइंडिंग एनर्जी, वी मतलब वाइंडिंग एनर्जी क्या होती है? घट जाती है, हमेशा, ऑलवेज घट जाती है। लो साहब, ये भी हो गया हमारा। अतः हम कह सकते हैं कि जो सरफेस एनर्जी है, वो नाभिक के सरफेस एरिया के कैसी होती है? अनुक्रमानुपाती होती है। जितना सरफेस एरिया ज़्यादा होगा, उसकी वाइंडिंग एनर्जी भी कैसी होगी? उतनी ज़्यादा होगी। तो मैं लिख सकता हूँ अतः करके, अतः शॉर्ट में लिख दे जाऊँ यार, सरफेस एनर्जी को शो कर दूंगा मैं ई एस से, और ये डायरेक्टली समानुपाती होगी किसके? 4πr², के, ठीक है। अब ये क्या? नाभिक गोलाकार होता, नाभिक का क्षेत्रफल कितना था? 4πr², ठीक है।
अच्छा ठीक है भाई, इतना आ गया। ई एस समानुपाती 4 पाई, आर की वैल्यू पता ना तुम्हें, आर की वैल्यू होती है आर नोट और ए की पावर 1/3 का क्या है ये होल स्क्वायर। बिकॉज आप जानते हो कि जो आर होती है वो आर नोट और ए की पावर 1/3 के बराबर होता है ना, ये प्रूफ कर चुके हैं हम पहले भी। तो ई एस की जो वैल्यू आ गई हमारी वो आ जाएगी 4 पाई आर नोट, ठीक है, 4 पाई आर नोट और का स्क्वायर हो जाएगा और ए की पावर हो जाएगा 2/3, ठीक है, 2/3। अब क्या होगा कि ये जितना भी ये वाला टर्म है ना, ये वाला टर्म आप देख रहे हो, ये एक कोसेटेंट की फॉर्म में आएगा। तो ये कुछ इस टाइप से बन जाएगा हमारा ई एस इक्वल टू माइनस के A2, ठीक है, और ए की पावर 2/3, ठीक है। या अब A2 क्या है, ये भी भैया कांस्टेंट है, ये भी क्या है, ये सब 4 पाई आर नोट की वैल्यू 1.2 मल्टीपल 10⁻⁻15, ठीक है, मीटर होती है। तो ये सब क्या है, ये सब कांस्टेंट होता है हमारा, तो इसको हटा दो और खाली डायरेक्टली हमारा इतना आ जाएगा डेटा ये, ठीक है, ओके। तो ये सरफेस एनर्जी का मेरे पास क्या गया, फॉर्मूला आ गया, माइनस के A2 ए की पावर 2/3 हो जाएगा, कवर कर लोगे ना, इजी है, जितना बड़े नहीं है। तो नाभिक का जो सरफेस एरिया बढ़ने पर क्या होता है, अधिक सरफेस एनर्जी उत्पन्न होती है, इससे वाइंडिंग एनर्जी क्या होती है हमारी, घट जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि वाइंडिंग एनर्जी जो होती है वो सरफेस एरिया के कैसी होती है, अनुक्रमानुपाती होती है, जिसका फॉर्मूला 4 पाई आर स्क्वायर, गोले का सूत्र यही तो होता है, गोले का क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर। चलिए हम आगे देखता हूँ, फर्स्ट सेकंड। अच्छा थर्ड टर्म और रह गया हमारे पास अभी, ये है कोलम्बिक, COULAMVIC, ठीक है, कोलम्बिक एनर्जी टर्म, ओके सर, ओके, कोलम्बिक एनर्जी टर्म, ठीक है, ओके। तो देखो ES का मान आ गया, EB का मान आ गया, अब EC का मान और फाइंड करता हूँ। तो पता होना चाहिए नाभिक में न्यूक्लियन के बीच न्यूक्लियर फोर्स के साथ साथ कोलम्बिक फोर्स भी काम करता है, और यही कोलम्बिक फोर्स वाइंडिंग एनर्जी को कम करता है। ये बताओ जरा यहाँ पे ये माइनस चिन्ह क्यों लिया है मैंने, माइनस चिन्ह इसलिए लिया है क्योंकि वाइंडिंग एनर्जी क्या होती है हमारी, घटती है। जहाँ पे वाइंडिंग एनर्जी बढ़ेगी वहाँ पे साइन प्लस का आएगा, जहाँ वाइंडिंग एनर्जी घटेगी वहाँ पे साइन कौन सा हमारे पास, माइनस का आएगा। ये ध्यान देना, माइनस के लिए मेरे पास क्या आया, A2 आया। अब देखो ये मैंने जो लिखा ना कोलम्बिक एनर्जी टर्म, तो मैं क्या लिखने वाला हूँ, नाभिक में न्यूक्लियन के बीच न्यूक्लियर फोर्स के अतिरिक्त क्या लगता है, न्यूक्लियर फोर्स के साथ साथ कोलम्बिक फोर्स भी कार्य करता है, और कोलम्बिक फोर्स जो होता है वो वाइंडिंग एनर्जी को करता कम कर देता है, ऐसा मान के चलो। थोड़ा सा बड़ा टर्म है, बस थोड़ा सा हल्का ध्यान देना तुम्हें, ठीक है। देखो काय में, न्यूक्लियाई में यानी कि नाभिक में, हाँ सर न्यूक्लियाई में, फिर न्यूक्लियाई में न्यूक्लियनों के बीच, न्यूक्लियंस के बीच, ठीक है, न्यूक्लियर फोर्स के अतिरिक्त, न्यूक्लियर फोर्स के साथ साथ कोलम्बिक फोर्स कार्य करता है, ठीक है, कोलम्बिक फोर्स कार्य करता है, ठीक है, फोर्स कार्य करता है, ठीक है, कोलम्बिक फोर्स कार्य करता है। अब यह फोर्स जो होता है, यह फोर्स प्रोटॉन को न्यूक्लियन से अलग करने का प्रयास करता है, न्यूक्लियन से अलग करने का प्रयास करता है, ठीक है, यानी कि हटाने का, अलग करने का क्या करता है, करने का प्रयास करता है, ठीक है, प्रयास करता है। जिससे होता क्या है, जिससे बाइंडिंग एनर्जी घट जाती है, इससे क्या होती है हमारी बाइंडिंग एनर्जी घट जाती है। लेकिन जो A3 आएगा वो भी काय में आएगा, माइनस में आएगा, A3 घट जाती है, ठीक है, ओके। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये होगा जिससे बाइंडिंग एनर्जी हमारी क्या होती है, घटती है, ठीक है। अब एक ऐसा नाभिक जिसमें प्रोटॉनों की संख्या कितनी हमारे पास, Z है, आप इंटरेक्शन की संख्या निकाल सकते हो, यानी कि माना नाभिक में प्रोटॉन्स की संख्या, ध्यान देना है, माना नाभिक में प्रोटॉन्स की संख्या कितनी मान लें भाई, Z है, ठीक है, ओके ओके। तब इंटरेक्शन की संख्या, नंबर ऑफ इंटरेक्शन निकाल दूं, नंबर ऑफ इंटरेक्शन ये हो जाता है Z माइनस के 1/2, ठीक है, Z माइनस के 1/2, ये इंटरेक्शन की संख्या है भाई। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास ये है ना, ये यहाँ पर ये, ठीक है, ये 2 हो गए, ऐसे मेरे पास ये कितने हो गए, 3 हो गए, फिर मेरे पास
4 इंटरेक्शन हो गए इस टाइप से। ये सब इंटरेक्शन होते हैं। जब इसमें देखो निकालो, फॉर्मूले में लगाओ, जेड का मान 1 और 1 2, तो 2 माइनस के 1 अपोन के कितना लगा तुम्हारे पास 2 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे इसमें लगाओ, जेड की जगह 3 माइनस के 1 अपॉन 2 आ जाएगा। ऐसे इसमें लगाओ 4 माइनस के 1 अपॉन 2 आ जाएगा। ठीक है, ये सब इंटरेक्शन की संख्या होती है। ये लाइन पे ध्यान देना, ये बना कर आना, आपको ध्यान देना, ये बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऐसी ऐसी चीज़ों पे ध्यान दिया करो यार, नंबर मिलते हैं यहाँ पे। चलिए यहाँ तक का फास्टली स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया होगा। अब यार ये ध्यान देना, मेरे पास चलो ई वी की वैल्यू तो मुझे याद है ही परमानेंट, लेकिन ई वी का मान ये होगा और ई एस की वैल्यू ये लिखी हुई है, क्योंकि यार आगे भी काम आएगी ना, अभी आप सब कुछ जोड़ेंगे तो ध्यान देना, ये ई एस की वैल्यू है। चलिए सर कर दो जरा, बस को इरेज कर दो आप। ओके 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 भाई, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। अब A1 ए होती है, ये लाइन पे ध्यान देना, ए बी की वैल्यू। चलिए, क्योंकि यार अभी और भी वैल्यू फाइंड करेंगे ना हम। अब मैंने एक वैल्यू तो इरेज कर दी मैंने, पर आपको ध्यान देना है। ठीक है, कि ए बी की वैल्यू कितनी है। चलिए, कौन सा आ गया हमारे पास, अभी ये वाला। अब सबसे पहले एक पॉइंट इसमें तुम्हें फाइंड करना है। फाइंड ये करना है कि कितने प्रोटॉन ले लें, 1 प्रोटॉन 2 प्रोटॉन। ठीक है, यानी कि 2 प्रोटॉन के लिए, 2 प्रोटॉन के लिए, ठीक है, कोलम्बिक एनर्जी COULAMBIC, कोलम्बिक एनर्जी। ठीक है, फॉर्मूला आ जाएगा हमारा भैया 1/4πε0 E इंटू ई स्क्वायर, और अपॉन में कितना जाएगा R। अब जरा ध्यान देना बेटा, जेड प्रोटॉन्स के लिए, ठीक है, कोलम्बिक एनर्जी का फॉर्मूला हमारा कितना होता है भाई, इसी लगाएंगे हम। ठीक है, तो ये हमारा ऐसे रहेगा 1/, ध्यान देना, 1/4πε0 रह गया। ठीक है, ई स्क्वायर हमारा ऐसे रहेगा, बट इंटरेक्शन की संख्या कितनी है हमारी, इंटरेक्शन की संख्या है जेड। ठीक है, जेड माइनस के 1 और अपॉन में कितना है 2, और 1/R एवरेज। ठीक है, ये लाइन पे ध्यान देना, इसी बराबर 1/4πε0 ई स्क्वायर, इंटरेक्शन की संख्या जोड़ दी है बस मैंने। ठीक है, इंटरेक्शन की संख्या जोड़ दिया, बाकी सब ऐसे ही है। ठीक है, ओके, वट अब हमें पता होना चाहिए भाई, चलो हमें, हाँ ठीक है, इतना हो गया। परंतु हमें पता है कि जो ये 1/, एवरेज की वैल्यू निकाली जाती है ना, R एवरेज की वैल्यू, इसकी वैल्यू आती है 3/2R, 3/2R। ठीक है, तो ये जो EC की वैल्यू है यहाँ पर फाइंड हो जाएगी हमारी। चलो मैं यहाँ से करना शुरू कर रहा हूँ, जगह है नहीं इतनी, तो EC का मान आ जाएगा 1/4πε0। ठीक है, ये आ जाएगा मेरे पास ई स्क्वायर, जेड माइनस के 1 अपॉन में 2, और रख दो 3/2R। मैंने क्या काम करा, यहाँ पर लाकर 1/R एवरेज की जगह 3/2R लगा दिया। अब 2 दूनी 4, 4 चौक 16, तो ये आ जाएगा मेरे पास 16, यानी कि 1/16πε0। ठीक है, और ये आ गया मेरे पास 3 ई स्क्वायर जेड माइनस के 1, और अपॉन में कितना जाएगा, अपॉन में आ जाएगा मेरे पास R। ठीक है, R की वैल्यू होती है, R की एक वैल्यू होती है, और R की वैल्यू कितनी होती है वो भी हम चेक कर लेते हैं। 1/16 यानी कि 16πε0। ओके सर, 3 ई स्क्वायर जेड माइनस के 1, R की वैल्यू पुट कर दो, कितनी होती है जल्दी बताओ फास्टली बेटा, मुझे पता नहीं है, आप खुद बताओ। R की जो वैल्यू होती है, R की जो वैल्यू होती है वो होती है R0 और A की पावर 1/3। ठीक है, अब सिंपल सी बात है, ये सब मेरे पास क्या है, इतना सब कांस्टेंट हो गया, ये यहाँ से यहाँ तक मेरे पास क्या है, ये सब कांस्टेंट है। तो यहाँ मेरे पास हो जाएगा कितना, इसकी जगह मैं लिख दूंगा यहाँ पर शो कर दूंगा भाई माइनस के A3 जेड माइनस के 1, और अपॉन में कितना है मेरे पास A की पावर 1/3। ठीक है, ये आ गया मेरे पास, किसका मान आ गया, EC की वैल्यू आ गई, ये वाली, ये आ गई कोलम्बिक एनर्जी। ठीक है, ये वैल्यू किसकी आ गई है, ये वैल्यू हमारे पास EC की निकल कर आ गई है। ठीक है, तो यहाँ माइनस चिन्ह क्या शो करता है, माइनस चिन्ह शो करता है कि जो नाभिक की बाइंडिंग एनर्जी होती है वो घट जाती है, जहाँ ऋणात्मक चिन्ह दर्शाता है कि नाभिक की बाइंडिंग एनर्जी घटती है। ठीक है, चलिए दे रहा हूँ मैं, यह है जहाँ, यानी कि ऋणात्मक चिन्ह दर्शाता है
कि बाइंडिंग एनर्जी घटती है। बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है? घटती है। ओके, चलिए 3 चीज़ें आ गई। अब हमें तीसरा चौथा नंबर और फाइंड करना है। चलिए यहाँ तक का ज़रा पहले स्क्रीनशॉट ले लो, चौथा नंबर फाइंड करते हैं, इसके बाद में देखते हैं चौथा कौन सा आता। तो 3 तो हो गई। एक भैया हमारा एनर्जी टर्म्स हो गया, एनर्जी यानी कि वॉल्यूम एनर्जी टर्म्स। दूसरा कौन सा आ गया? सरफेस एनर्जी टर्म। और तीसरा हो गया हमारे पास कोलम्बिक एनर्जी टर्म। और चौथा हो जाएगा हमारा एसिमेट्रिक एनर्जी टर्म। ठीक है, कौन सा हो जाएगा बेटा? एसिमेट्रिक एनर्जी टर्म। ठीक है, ये आ गया। ठीक है, डाल दो चौथा नंबर, एसिमेट्री। ठीक है, एनर्जी टर्म। एनर्जी टर्म यार, इसको समझने के लिए ना अपना माइंड खोलना पड़ेगा बहुत अच्छी तरह से। ठीक है, तो एसिमेट्रिक एनर्जी टर्म का मतलब होता है कि अगर नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर है तो वो स्टेबल होता है, और अगर प्रोटॉनों या न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर नहीं है तो वो अनस्टेबल होता है। मैं ये लाइन भी पहले लिख दूं। ठीक है, यदि नाभिक में काय में न्यूक्लियाई में, ठीक है, यदि न्यूक्लियाई में, ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तथा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ठीक है, न्यूट्रॉन्स की संख्या कैसी है? बराबर है। कि संख्या बराबर हो तो जो आपका न्यूक्लियस होगा ना, जो न्यूक्लियाई है, वो मोर स्टेबल होगा, यानी कि अधिक स्टेबल होता है। अधिक स्टेबल होता है, ये लिखना पड़ेगा तुम्हें। अर्थात बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा होती है। मोर स्टेबल है तो सिंपल सी बात है, बाइंडिंग एनर्जी कैसी होगी? ज़्यादा होगी। ठीक है, यदि न्यूक्लियाई में प्रोटॉन्स तथा न्यूट्रॉन्स की संख्या बराबर हो तो न्यूक्लियाई अधिक स्टेबल होगा, अर्थात बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा होगी। और यदि न्यूक्लियाई में यानी कि नाभिक में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, यानी नाभिक में प्रोटॉन्स तथा न्यूट्रॉनों की संख्या, यानी कि न्यूट्रॉन्स की जो संख्या है वो या तो तुम्हारे पास प्रोटॉन ज़्यादा होगी एन से, या फिर क्या होगी? एन ज़्यादा होगा किससे? प्रोटॉन से। ये 2 चीज़ें हो सकती हैं। यदि न्यूक्लियाई में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर नहीं है, बराबर, या तो ये ज़्यादा होगा ये कम होगा, या फिर ये ज़्यादा होगा ये कम होगा, बराबर नहीं हो तो न्यूक्लियाई कैसा हो जाएगा भाई हमारा? न्यूक्लियाई अनस्टेबल होता है। अनस्टेबल होता है। ठीक है, यदि न्यूक्लियाई में प्रोटॉन्स तथा न्यूट्रॉन्स की संख्या बराबर हो तो न्यूक्लियाई अधिक स्टेबल होता है। यदि न्यूक्लियाई में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन्स की संख्या कम या ज़्यादा है, आपस में बराबर नहीं है, तो न्यूक्लियाई अनस्टेबल होता है। ये लाइन पे ध्यान देना। अच्छा ठीक है, अब मुझे देखो क्या करना है, एक कन्फिग्रेशन फर्स्ट बनाओ पहले। ओके सर, ओके, चलो ये इतना रहने दो। इसी में सब कुछ छिपा हुआ है, इसका सारा राज यहाँ पे छिपा हुआ है। अरे इजी है, कुछ ना है यार, इतना डिफ़िकल्ट पॉइंट कहाँ होता है इसमें, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं बिल्कुल ये। चलिए ये आ गया मेरे पास, है ना। अब ये पेज तो हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन फर्स्ट है, और जे वाला जो कॉन्फ़िगरेशन है वो कौन सा है मेरे पास? सेकंड है। फर्स्ट एंड सेकंड कॉन्फ़िगरेशन हो गए। ओके, अच्छा यहाँ पर आप एक बनाओ, फिर 2 बनाओ, फिर 3 बना लो, 4 बना लो, 5 बना लो, और लास्ट में 6। ऐसे इसमें 1, ऐसे इसमें 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, और लास्ट में ये वाला 6। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3, ठीक है, हो गया, कंप्लीट हो गया। अब देखो यहाँ पे चेक करो, एक न्यूट्रॉन, फिर ये न्यूट्रॉन, ये प्रोटॉन्स हो गए मेरे पास, फिर न्यूट्रॉन, फिर मेरे पास प्रोटॉन्स हो गए ये वाले, फिर न्यूट्रॉन, मेरे पास कितने हो गए? न्यूट्रॉन। टोटल नंबर कितने आ गए? मास नंबर कितना हो गया इसका? 12 हो गया। और न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी है मेरे पास? 6 है। और भैया प्रोटॉनों की संख्या भी कितनी है मेरे पास? 6 है। यानी कि जो ये घेरा मैंने बनाया ना, ये वाले ये सब क्या होंगे मेरे पास? प्रोटॉन्स होंगे, इनके प्रोटॉन है। और ये वाले सब क्या है मेरे पास? न्यूट्रॉन है। ये सब क्या है मेरे पास? न्यूट्रॉन है। अबे यार ये भी या ऐसे करो इसको, तो ये वाला न्यूट्रॉन है, खाली गोला न्यूट्रॉन है, और सॉलिड गोला जो होता है ना वो हमारा क्या? प्रोटॉन है। फोकस करना लाइन पे ठीक से। ओके, अब देखो, अगर मुझे इस चीज़ को, लाइन पे ध्यान देना है, अगर मुझे
इन प्रोटोनों को न्यूट्रॉनों में कन्वर्ट करना। तो हम क्या करेंगे पता है, यानी कि ये अभी देखो दोनों की संख्या कैसी है, बराबर है, तो ये स्टेबल है इस समय, यानी कि ये वाला नाभिक कैसा है, स्टेबल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे न्यूट्रॉनों की संख्या प्रोटोनों की संख्या के बराबर है। लेकिन जब मैं इस तरफ जाऊँगा और प्रोटोनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या अलग अलग कर दूंगा तो ये कम स्टेबल हो जाएगा। मतलब हम भाग रहे हैं अधिक स्टेबल से कम स्टेबल की ओर, मतलब बाइंडिंग एनर्जी घटेगी। जब बाइंडिंग एनर्जी घटेगी तो हमारा चिन्ह कौन सा आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा। ये तो हम समझ के चलो। अब कैसे देखो जरा ध्यान से, तो ये 1 2, ठीक है, 1 2 1 2 1 2 1 2, ठीक है। और यहाँ पर मेरे पास कितने हो गए न्यूट्रॉन, 2 न्यूट्रॉन हो गए ये वाले, यानी कि ये मेरे पास क्या हो गया, 2 प्रोटॉन हो गए। तो यार जेड का मान यहाँ पर 2 हो गया, लेकिन एन का मान कितना हो गया मेरे पास यहाँ पर 10 हो गया। 2 2 4 2 6 2 8 2 10, और ए का मान हमारा क्या है 12 है, ठीक है। अब ये कंपाउंड जो है अनस्टेबल हो गया, ठीक है, बहुत ज़्यादा अनस्टेबल हो गया, क्योंकि यहाँ पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन संख्या अलग अलग आ गई है। अब बात यहाँ पे क्या आई है कि मैंने क्या करा, मैंने करा कि इस न्यूट्रॉन को, यानी कि इन प्रोटोनों को न्यूट्रॉन में कन्वर्ट करा है, इन प्रोटोनों को भी मैंने क्या करा, न्यूट्रॉन में कन्वर्ट करा इस टाइप से, है ना। तो मैंने क्या करा, इन 4 प्रोटोनों को न्यूट्रॉन में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। कितनों को, 4 प्रोटॉन को न्यूट्रॉन में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। अच्छा, यहाँ से यहाँ तक की जो एनर्जी है वो कितनी होती है मेरे पास, ई होती है। यहाँ से यहाँ तक की एनर्जी कितनी है, ई है, ठीक है। अच्छा ठीक है भाई, सेम टू सेम इसमें भी कितनी है, यहाँ से यहाँ तक की एनर्जी कितनी है मेरे पास, ई है। बट ये 2 गैप अभी और बढ़ गए हैं, यहाँ और यहाँ से यहाँ तक की जो एनर्जी है वो कितनी हो जाएगी तुम्हारे पास, 2 ही हो जाएगी। लाइन पे ध्यान देना, ये बहुत काम आ गया अभी एनर्जी। चलिए अब आगे देखते हैं। यहाँ तक का पहला फास्ट स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया होगा, कर दे इसको रेज, कर दो, सॉरी रेज कर दो इसको, आप मत छोड़ो कुछ भी। लो भाई जरा, चलिए एनर्जी ये जरा थोड़ा ध्यान देना इस पर, एक काम में आ गया अभी, सबको जोड़ना पड़ेगा हमें जितनी भी एनर्जी आई है ना। अब क्या करना है मुझे, अब देखो, अब लाइन पे ध्यान देना है। यदि मुझे n माइनस के जेड, n माइनस के जेड, यानी कि n माइनस के जेड बराबर कितने हो जाएंगे, 8 न्यूट्रॉन, 8 न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन प्राप्त करने के लिए, ठीक है, प्राप्त करने के लिए, यानी कि n माइनस जेड, 10 में से 2 कितना घटाया, 8 बचेगा, तो 8 न्यूट्रॉन प्राप्त करने के लिए n माइनस के जेड अपॉन 2 बराबर कितना हो गया, 8/2, कितना, 4 प्रोटॉन्स को, किसके, कितनों को, 4 प्रोटॉन को न्यूट्रॉन में, 4 प्रोटॉन को न्यूट्रॉन में परिवर्तित करना होगा। 4 प्रोटॉन को न्यूट्रॉन में बदलना होगा, ठीक है, बदलना होगा। ओके, अब स्पेस कितना बड़ा भैया, 2e। पहले ये यहाँ तक थे बेचारे, इस पे थे प्रोटॉन, लेकिन अब जो मेरे पास स्पेस हुआ ना वो इतना बढ़िया, ये वाले प्रोटॉन यहाँ न्यूट्रॉन में बदल गया, ये वाले प्रोटॉन यहाँ, तो 2e स्पेस बदल गया, 2e मेन काम हो गया, ठीक है। अब जरा थोड़ा ध्यान देना, 2e का मतलब ये होता है कि जो एनर्जी होगी हमारे पास, ऊर्जा, शॉर्ट लिख दे रहा हूँ बिल्कुल याद समझ जाओगे। ऊर्जा जो है ना मेरे पास कितनी आ गई है, 2e आ गई है। इस 2e को आप लिख सकते हो 4e/2 लिख सकते हो, ठीक है। और 4e को लिख सकते हो आप 4 गुणा, यानी कि 1/2 4 गुणा e, और 4 को आप लिख सकते हो n माइनस के जेड अपॉन 2, ठीक है। और इनटू में कितना जाएगा मेरे पास, e आ जाएगा, है ना। इतना आ गया मेरे पास एनर्जी। अब तुम जानते हो जो ये जो एसिमेट्री एनर्जी टर्म होता है ना, एसिमेट्री एनर्जी जो होती है वो कॉन्फ़िगरेशन 1 और कॉन्फ़िगरेशन 2 में ऊर्जा के अंतर के बराबर होती है, यानी कि फर्स्ट तथा सेकंड में ऊर्जा अंतर, ठीक है। तो ये आती है एसिमेट्री, यानी कि तो ये आ जाएगा मेरे पास कितना, ई है बराबर हो जाएगा मेरे पास, बस थोड़ा लाइन पे ध्यान देना, इसी से मैं मल्टीप्लाई करूँगा, n माइनस जेड अपॉन में कितना जाएगा मेरे पास, 2 आ जाएगा, ठीक है। फिर से मेरे पास 1/2 रहेगा गुणा में, और ये कितना है, n माइनस के जेड अपॉन में 2 आ जाएगा, इंटू में क्या जाएगा मेरे पास, e आ जाएगा। तो 2e को मैंने तोड़ दिया 4e/2 में, 4 को मैंने लिख दिया है n माइनस के जेड अपॉन 2, ठीक है। अब जब फर्स्ट एंड सेकंड में ऊर्जा अंतर जो होता है ना वो e के बराबर होता है, तो n माइनस के जेड अपॉन 2 मल्टीपल 1/2 हल करके इतना आ जाता है, ठीक है। ऐसा मान लियो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो 1/8 आ गया, n माइनस के जेड का होल स्क्वायर आ गया, e आ गया मेरे पास, है ना। अब n की वैल्यू तुम्हें पता होती है,
n का मान कितना होता है भाई, n का मान अगर आपको निकालना है तो a माइनस जेड आपको करना पड़ेगा। तो n बराबर जब रखोगे a माइनस जेड तो a माइनस जेड जेड माइनस जेड माइनस जेड माइनस के 2z हो जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा e आ जाएगा, है ना 2z। तो ये ई ए का मान अभी निकल कर आया नहीं है, लाइन पे फोकस करना ठीक से, अब आगा देखो। बट आपको पता है, जल्दी फास्टली पहले यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लो, आप ले लिया होगा, कर दे इसको रेज, कर दे रहे हैं, चलो भाई लो, ठीक है। इसको भी हटा दो, इसका भी कोई काम नहीं है हमारे पास, अब इसका भी कोई काम नहीं बचा है। इजी है, इतना डिफिकल्ट पॉइंट ना, आराम से कवर करो, समझ के पढ़ो, ठीक से कर लोगे आप लोग, इंटेलिजेंट हो। तो 1/8 a माइनस के 2z इंटू ये आ गया मेरे पास, ठीक है। अब देखो आपको पता होना चाहिए ये स्क्वायर है तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हमें स्क्वायर लगाना पड़ेगा, ध्यान देना, स्क्वायर रह गया हमारा यहाँ पे, स्क्वायर आ जाएगा। अब आगे देखो जरा, ठीक है, इतना तो हमारा यहाँ पे क्लियर हो गया यार, ऊर्जा में अंतर, ठीक है। अब देखते हैं जरा, आपको पता होना चाहिए कि जो एनर्जी होती है वो द्रव्यमान संख्या के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो ई की जगह आप 1/a लगा सकते हो, तो ई ए बराबर हमारा कितना आ जाएगा इस समय, तो ई ए की जो वैल्यू आ रही है हमारी वो आ रही है भाई 1/8, ठीक है सर, a माइनस 2z, हाँ का स्क्वायर, और ई की जगह लगा दिया मैंने कितना a, तो ये मेरे पास कुछ फॉर्मूला इस टाइप का बन के आ गया, है ना, ये इस टाइप का फॉर्मूला मेरे पास बन के आ गया। चलिए ओके, ये मेरे पास फॉर्मूला बन के हमारे पास आ गया, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, अरे अभी नहीं यार, थोड़ा सा और रह गया, अभी थोड़ा सा और रह गया, थोड़ा सा और करते हैं, ठीक है, थोड़ा सा और करते हैं। तो ये आ जाएगा हमारा बस ई ए, और जो ये 1/8 है ना, इस 1/8 को हटाकर लगाओ माइनस के a4, और ये आ जाएगा a माइनस के 2z का कितना जगह मेरे पास स्क्वायर, और अपोर में कितना जगह मेरे पास a। ये फाइनल मेरे पास फॉर्मूला आ चुका, किसका, इस वाली एनर्जी का। कर लोगे ना इतना, ठीक है भाई, इतना ही आ रहा, सही है, बिल्कुल करेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है, मेन फॉर्मूला है। अब इसको भी हमें ऐड करना पड़ेगा आगे जाके, इसको भी हमें ऐड करना पड़ेगा आगे जाके। अभी अब एक और रह गई है 5वां नंबर, चलिए वो भी देख लेते हैं। 5वां नंबर जो आता है ना, वो आता पेयरिंग, PAIRING, पेयरिंग एनर्जी टर्म, पेयरिंग एनर्जी टर्म बहुत ज़रूरी है, पेयरिंग एनर्जी टर्म। तो हमें एक पॉइंट पर ज़रा विशेष तौर पे ध्यान देना, ज़्यादा लंबा नहीं है, बहुत सिंपल सा पॉइंट है, आराम से कर लोगे इस पॉइंट को भी। देखो, अगर नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या इवन है तो नाभिक मोर स्टेबल होगा, ओड है तो नाभिक अनस्टेबल होगा, और अगर इवन ओड है तो बाइंडिंग एनर्जी हमारे पास, यानी कि जो आपके पास ये पेयरिंग एनर्जी है वो कितनी हो जाएगी, तो हमारे पास 0 हो जाएगी, ठीक है। देखो ज़रा ध्यान से, यानी कि नाभिक में काय की संख्या, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन, ठीक है, की संख्या, ठीक है, इवन हो, ठीक है, इवन हो, यानी कि सम हो, तो नाभिक जो है ना स्टेबल होगा। नाभिक कैसा होगा, स्टेबल होगा, ठीक है। और अगर नाभिक में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की जो संख्या है वो कितनी हो, कि संख्या वो कैसी हो, वो भी देख लेते हैं हम। ओड हो, विषम संख्या में हो, ओड हो तो ठीक है। न्यूक्लियस कैसा होगा हमारा, नाभिक होगा हमारा वो भैया अनस्टेबल होगा, ठीक है। चलिए एक बार हम ना प्रायोगिक रूप में देख लेते हैं इसको, हम प्रायोगिक रूप में जो ये एनर्जी आती है ना EP, वो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A की पावर 3/4। लाइन पे ध्यान देना, A की पावर कितनी आती है 3/4, वो भी काय के, माइनस के। आप चाह रहे हो ना तो इसको अपोन में लिख सकते हो, फिलहाल ऐसे रहने दो। EP जो होती है वो समानुपाती होती है A की पावर माइनस के 3/4 में। अब 3 कंडीशन अप्लाई करूँगा मैं इसमें, जल्दी यहाँ तक का पहला स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। ओके। अब जैसे मैं समानुपाती चिढ़ाऊंगा तुरंत मेरे पास क्या आ गया, एक कोस्टेंट आ जाएगा, EP बराबर आ जाएगा माइनस के +-0, ठीक है। और मेरे पास कितना आ गया भाई A5, और A की पावर कितना है माइनस के 3/4। ये मेरे पास EP की वैल्यू आ गई है ना, ये मेरे पास आ गई EP की वैल्यू, फाइन हो गई हमारी, ठीक है। अब देखो 3 कंडीशन में कौन कौन सी आती है। EP जो है ना
वो कब किसके बराबर होगा, पहला पॉइंट। देखो जब इवन होगा ना, यानी कि जब प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या इवन होगी, इवन मतलब सम होगी, तो वहाँ पर आगे प्लस के A5 माइनस के यानी कि A की पावर माइनस के 3/4। और जब तुम्हारे पास ऑड होगी तो लेस स्टेबल होगा। अब जब लेस स्टेबल होगा तो उसकी बाइंडिंग एनर्जी भी क्या होगी, कम होगी। जैसे कि इस केस में हो रहा है, इसकी बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा है प्लस में लिए, और जब तुम्हारे पास लेस स्टेबल होगा तो बाइंडिंग एनर्जी भी तुम्हारे पास क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो काय में आ जाएगा तुम्हारे पास माइनस में A5 A की पावर माइनस के 3/4। और एक कंडीशन ऐसी होगी 0। तो ये जो कंडीशन है वो इवन के लिए है, ठीक है। ये कंडीशन किसके लिए है, जब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होगी तुम्हारे पास, ओड होगी। और ये कंडीशन है इवन ओड के लिए, इवन और ओड के लिए, यानी कि एक बाइंडिंग एनर्जी बढ़ाने की कोशिश करेगा और एक बाइंडिंग एनर्जी घटाने की कोशिश करेगा, तो टोटल कितनी तुम्हारे पास 0 हो जाएगी। तो ये इवन ओड के लिए होती है ना। तो लाइन पर ज़रा फोकस करना है ठीक से। ये प्लस बाइंडिंग एनर्जी बढ़ रही है, ये माइनस बाइंडिंग एनर्जी क्या हो रही है, घट रही है। ये मोर स्टेबल है, ये लेस स्टेबल है, एंड ये कुछ नहीं है, ठीक है। यहाँ पे टोटल 0 है सब कुछ। ओके चलिए अब आगे देखते हैं। तो इसलिए मैंने प्लस माइनस और क्या लिया है, 0 लिया है। प्लस माइनस और क्या लिया है, 0 लिया है 3 बार। चलिए अब टोटल बाइंडिंग एनर्जी निकाल लेते हैं। कर दें भाई बस कोई रेज, ठीक है कर दो सर। ठीक है भाई, यहाँ पे तो आ गई नहीं टोटल बाइंडिंग एनर्जी, यहाँ पे नहीं आ पाएगी, इसको भी मैनेज करने पड़ रहा है। अब यहाँ से आ जाएगी, चलो निकालो भैया टोटल बाइंडिंग एनर्जी। टोटल बाइंडिंग एनर्जी निकाल दो भैया। टोटल बाइंडिंग एनर्जी आप चाहो तो VE लिख लो या EB कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि ये आ जाएगा तुम्हारे पास EB था पहले, फिर दूसरा सरफेस एनर्जी टर्म था, कितना था तुम्हारे पास ES था, फिर तुम्हारे पास कोलम्बिक एनर्जी टर्म था EC, फिर तुम्हारे पास था EC के बाद क्या था तुम्हारे पास EP आ जाएगा। चलो यहाँ पे EP आ गया, एक और रह गया एसिमेट्री, ठीक है। ये आ गया तुम्हारे पास ये। अब सबकी वैल्यू पुट कर दो भाई। पहली वाले की जो वैल्यू तो मुझे तो याद है, खैर आपको पता नहीं याद होना हो। ये A1 में थी, कितनी थी A1 में, हाँ यार A1 में तो थी A थी, ठीक है। ES की वैल्यू कितनी आई थी जल्दी बताओ, माइनस के A2 और A की पावर 2/3, ठीक है। EC की वैल्यू कितनी आई थी भाई, EC की भी कोई वैल्यू थी नहीं थी, माइनस के A3, Z माइनस के 1 और अपोन में कितना था A की पावर 1/3, ठीक है। प्लस और माइनस ही आ गया इसमें भी, यहाँ पे माइनस बाइंडिंग घटती है, तो माइनस से कितना आ रहा तुम्हारे पास A4 आ रहा, और ये A माइनस के 2Z अपोन में कितना A, और इसकी पावर कितनी है, स्क्वायर है। और भैया प्लस में क्या आ गया हमारे पास, फिर से आ गया प्लस माइनस, प्लस में ये, अब यार ये थोड़ी दूर है तो ऐसे लिखना पड़ेगा तुम्हें, प्लस माइनस 0 यहाँ से कर दिया मैंने, A की पावर 5, ठीक है, और A की पावर माइनस के 3/4, इस टाइप से, है ना। और अगर चाह रहे हो तो उसको ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। EB को आप ऐसे भी लिख सकते हो, मर्जी आपकी। तो A1 कैपिटल है, A2 A की पावर 2/3 माइनस के A3, Z माइनस के 1 अपोन में A की पावर 1/3 माइनस के A4 A माइनस के 2Z का स्क्वायर, और अपोन में कितना जाएगा मेरे पास A, और भैया प्लस के प्लस माइनस 0 और A5, और इसको लिख सकते हो आप A की पावर 3/4। तो ये मेरे पास लास्ट फॉर्मूला आ गया। इसे हम क्या बोलते हैं, यानी कि इसे वाइंडिंग एनर्जी के लिए सेमी इम्पायरिकल फॉर्मूला कहते हैं। अब अगर चाहो तो मैं प्रति निक्लोन बंधन ऊर्जा निकाल दूं, बताओ अगर कह रहे हो तो निकाल दूंगा, तो निकाल दो। चलो वो भी निकाल दे रहा हूँ यार, छोड़ो इस चीज़ को, आगे बढ़ाऊँ थोड़ा सा, बस इतना अगर पेपर में यहाँ तक करके आओगे ना तो फाइनल है तुम्हारा, इससे ज़्यादा मत करके आना, नंबर पूरे मिलेंगे। लेकिन फिर भी चलो मैं थोड़ा सा ना आगे बढ़ा दे जाऊँ इस चीज़ को, ओके। पहले यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। कभी कहोगे यार पूरा नहीं करवाया सर ने, क्योंकि बहुत से एग्ज़ाम में ना पूरा ये कॉलेजों में प्रोफेसर लोग पूरा करवा देते हैं, कभी कहते हैं यार ये तो बहुत शॉर्ट है ना। तो प्रति निक्लोन बंधन ऊर्जा निकाल दो, प्रति न्यूक्लोन, ठीक है, प्रति न्यूक्लियन वाइंडिंग एनर्जी निकाल दूँ। तो भैया EB क्या करोगे आप, प्रति निक्लोन बंधन ऊर्जा में आप A से भाग कर दोगे, मात्र बस A से भाग करनी है। तो यहाँ आ जाएगा मेरे पास कितना, A1 A आ जाएगा, खाली A1 A से कट जाएगा, माइनस का आ जाएगा कितना भाई,
ये तो मेरे पास 2/3 प्लस में है ना, 2/3 प्लस में आया है ना, चेक कर लें ज़रा एक बार, ठीक है प्लस में आता। तो अब जब मैं ए से भाग करूँगा, इसमें क्या करूँगा, मैं ए से भाग करूँगा तो इस 2/3 को नीचे लेकर आओ, तो यहाँ पे मैं ए से भाग कर दूंगा, माइनस के 2/3, 3 में से 1 घटाया 3 बच जाएगा, और 3 3 ही गना 3, 3 में से 2 घटाया 1 बच जाएगा। तो ये आ जाएगा मेरे पास कितना, ये आ जाएगा मेरे पास भैया A2, ठीक है, और अपोन में, ठीक है, ए की पावर 1/3 है ना, इतना रह जाएगा, वो भी कैपिटल ए की पावर 1/3। अब आगे बढ़ाता हूँ मैं, माइनस के A2, लो सर ये माइनस के A2 आ गया, मतलब A3 आ गया मेरे पास, माइनस के A3। इसमें जब मैं भाग करूँगा तो कितना जगह, एक जोड़ दो, ए यहाँ भी ए से भाग होगी, यहाँ भी ए से, यहाँ भी ए से, यहाँ भी ए भी, सब में ए से भाग होगी, तो यहाँ भी जोड़ दोगे तो कितना जगह भाई, तुम बताओ मुझे, खुद से बताओ जरा एक बार, दिमाग लगाओ। तो यहाँ आ जाएगा 1/3, तो 1 + 1/3, 3 और 1, 3 का 3 और 1 4, 4/3 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये आ जाएगा जेड माइनस के 1, और ए की पावर आ गया 4/3। अच्छा प्लस में माइनस में एक चीज़ और कर लेते हैं, A4 वाला आ गया हमारा, करो तो ये स्क्वायर में आ जाएगा, a माइनस 2z का स्क्वायर है, यहाँ भी मेरे पास क्या है, a का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस के फिर से अगेन प्लस माइनस 0, इसे कर दे रहा हूँ मैं इरेज, ओके, और प्लस माइनस 1 और प्लस माइनस 0, ठीक है। फिर मेरे पास a की पावर 5 है, मतलब A5 है। अब A 3/4 में 1 जोड़ दो तो 4 3 7, तो जगह 7/4। पृथ्वी निकलोन बंधन ऊर्जा ये इतनी आ रही है ना, चेक करना जरा एक बार, ये 3/4 है, ठीक है। 3/4 में जब 1 जोड़ोगे तो 1 + 3/4, 4 3 7 7 सही आ रहा है, करेक्ट एकदम। तो ये निकल गई पृथ्वी निकलोन बंधन ऊर्जा, ठीक है। अच्छा मास भी निकाल दूँ मैं इसका, अगर चारे हो तो मैं मास भी फाइन कर दूंगा, अरे हटाओ इतने रहना तो बहुत है यार, चलो पृथ्वी निकलोन बंधन ऊर्जा अगर चारे हो तो मास भी निकाल सकते हो, ये वाला फॉर्मूला लगा के, m बराबर, ठीक है, m बराबर जेड MP प्लस a माइनस के जेड माइनस के EB, ठीक है। अब यहाँ पे मास आ जाएगा तुम्हारे पास, EB का मान लगा दो, ये वाला मान उठा के यहाँ लगा दो, है ना। तो जेड MP प्लस के a माइनस के जेड माइनस के EB की वैल्यू पुट कर दो, डॉट 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 डॉट, आगे तुम खुद से कर लो अपने आप, है ना, कर लोगे ना, या ये भी ना होगा, अरे ये उठा के यहाँ लगा दो छुट्टी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ, थैंक्स।